कि जब आपने रिजल्ट अपना चेक किया, जब आपको ये पता चला कि हमारा ऑल इंडिया रैंक 7 है, तो उस मोमेंट पे आपके थॉट्स और इमोशंस क्या थे? इसके बारे में इन्फॉर्म भी मुझे मेरे मेट्स ने किया था, मेरे फ्रेंड्स ने। सर फिर जब मैंने रिजल्ट की पीडीएफ खोली सर, तो मेरे हाथ कांप रहे थे उस समय। जब मैंने अपना नाम सर्च किया उस पीडीएफ में, तो नाम सर 3 बार रिपीट हुआ था, सेम नाम। पहला इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जिसमें मेरी रैंक 37 थी। फिर इंडियन नेवल एकेडमी में, जिसमें मेरी रैंक 7 थी। तो स्नेहल, आप मुझे बताएंगे कि आपने सीडीएस को ही क्यों चूज किया? ग्रेजुएशन में आने के बाद मैंने ये देखा कि नई डिफेंस सर्विसेज इज समथिंग जिसके लिए मैं इंस्पिरेशन रखता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सीधे देश के हित में काम करते हैं सर। इसलिए सर डिफेंस में मुझे जाने का जज्बा आया था सर। सीडीएस के साथ एक यूपीएससी का नाम आ जाता है, बिकॉज सीडीएस इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। तो कुछ बच्चे यूपीएससी को लेकर कुछ डर रखते हैं, क्या ये बात ठीक है? सोच के चलेंगे कि टफेस्ट है सर, तो शुरू होने से पहले ही हार हो जाती है सर। अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे, यूपीएससी नाम सुन के सबसे पहला थॉट आता है हार्ड होगा। शुरू में मुझे भी डर लगा था। प्रीवियस ईयर पेपर इज एसेंशियल। सर एक पैटर्न का अंदाजा हो जाता है उससे, फिर उसके हिसाब से पढ़ाई एक रूटीन में चल पाती है सर। अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जाम, तो ऐसी क्या रही थी आपकी कि जो आपको और स्टूडेंट्स से एज में आगे ले गई? सर पहले तो कई ट्रिक्स होते हैं चीज़ों की करने के लिए, जैसे स्पेसिफिकली मैथ्स में होता है, उसमें कई ट्रिक्स होते हैं। इवन ज्योग्राफी में भी सर जैसा वो होता है सर, किसी रीजन के बेसिस पे कौन सी चीज़ें कहाँ होंगी, कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, उसके पीछे लॉजिक्स भी होते हैं कि यहाँ पे ये होता है तो इसलिए ये होता है। हेलो कैरियर क्रैक फैमिली, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। और इन्होंने सीडीएस एग्ज़ाम यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल किया है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इनका नाम स्नेहल राजवंश है, जो हमारे साथ आज अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। तो स्वागत है स्नेहल राजवंश आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती समय आप अपने स्टोरी बताने के लिए दिया है। थैंक यू सो मच सर। सर इस अचीवमेंट के लिए सर मैं तो पहले पेरेंट्स, फैमिली और फ्रेंड्स को क्रेडिट देता हूँ। उसके बाद सर आप एक करियर अप प्लेटफॉर्म को, और साथ में सर मेरी ऑफलाइन क्लासेस को, जिसकी वजह से मैं इतनी गाइडेंस मुझे मिल सकी और इतने मटेरियल्स मुझे मिल पाए हैं ताकि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकूं। और इसी में सर अब ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भी हो चुका है सर, जिसकी वजह से गाइडेंस सर अब उन लोगों को पहुंच पाएगी जो ऑफलाइन सेंटर्स पे आके कोचिंग नहीं ले सकते हैं। तो सर इस मौके के लिए भी सर सभी को धन्यवाद सर। तो स्नेहल राजवंश, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब आपने रिज़ल्ट अपना चेक किया और जब आपको ये पता चला कि हमारा ऑल इंडिया रैंक 7 है, तो उस मोमेंट पे आपके थॉट्स और इमोशंस क्या थे? सर जब रिज़ल्ट आया था सर, तो मेरा मेडिकल जस्ट क्लियर हुआ था उसी दिन, एंड सर उसी दिन शाम को मेरा रिज़ल्ट आया था। और इसके बारे में इन्फॉर्म भी मुझे मेरे मेट्स ने किया था, मेरे फ्रेंड्स ने। सर फिर जब मैंने रिज़ल्ट की पीडीएफ खोली सर, तो मेरे हाथ कांप रहे थे उस समय। और जब मैंने अपना नाम सर्च किया उस पीडीएफ में, तो नाम सर तीन बार रिपीट हुआ था, सेम नाम। पहला इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जिसमें मेरी रैंक 37 थी। फिर इंडियन नेवल एकेडमी में, जिसमें मेरी रैंक 7 थी। और सर फिर इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में, जिसमें मेरी रैंक 12 थी सर। फिर सर मुझे बहुत बहुत थ्रिल लगा था उस समय सर, मैं इमोशंस भी कंट्रोल नहीं कर पाया था एक पॉइंट पे। और फिर मैंने सबसे पहले अपनी मदर को कॉल करके न्यूज़ शेयर की थी, क्योंकि शी इज़ एवरीथिंग, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया और पुश किया सब कुछ करने के लिए। तो सर ये उस दिन के पूरे इमोशंस थे जो मैंने फील किया था सर रिजल्ट्स के बाद। ओके, तो स्नेहल, आप मुझे बताएंगे कि आपने सीडीएस को ही क्यों चूज़ किया है? जो आपका आर्मी में जाने का ये जज्बा पहले से ही था, ये कि बाद में आप कहे कि मुझे सीडीएस में ही जाना है? सर ये ग्रेजुएशन की बात है सर। मेरी फैमिली इज़ फुल ऑफ इंजीनियर्स, तो सर शुरू में मेरा इंजीनियरिंग की तरफ रुझान था। बट ग्रेजुएशन में आने के बाद मैंने ये देखा कि नई डिफेंस सर्विसेज इज समथिंग जिसके लिए मैं इंस्पिरेशन रखता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सीधे देश के हित में काम करते हैं सर। इसलिए सर डिफेंस में मुझे जाने का जज्बा आया था सर। क्योंकि जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट करना, शेड्यूल बनाना एक बहुत बड़ी एक दिक्कत आती है सामने। तो उसको कैसे आपने हैंडल किया था? क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखकर चाहेंगे कि मैं भी सीडीएस की तैयारी करूं या मैं एनडीए की तैयारी करूं। तो आप उनको बताना चाहेंगे कि कैसे आपने अपने शेड्यूल को तैयार किया, आपने कैसे अपना रोड मैप तैयार किया था? सर मेरे दिमाग में ये पॉइंट क्लियर था कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या क्या हैं।
सर तो मैंने अपने वीकनेसेस को सबसे पहले क्योर किया था, ताकि जितने भी मेरे वीक पॉइंट्स हैं कम से कम मैं उसको उस लेवल पे ला सकूं कि मुझे शायद 2 या 3 रिवीजन से लगें बस, ताकि मैं उनको क्लियर कर सकूं। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को सर मैं 1-2 बार रिवाइज करता था नियर द एग्जाम डेट्स, ताकि सब कुछ मेरा एक बार में प्रिपेयर हो जाए। सर टाइम मैनेजमेंट में भी वीक पोर्शंस को मैं ज़्यादा टाइम देता था और स्ट्रॉन्ग पोर्शंस को कम टाइम देता था। तो स्टडी आवर्स कितने रहते थे डेली? सर स्टडी आवर्स मेरे बहुत ज़्यादा नहीं पर 6 आवर्स रहते थे, बट 6 आवर्स जो रहते थे वो फोकस स्टडी आवर्स रहते थे, मतलब नो यूसेज ऑफ फोन्स एंड नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो 6 आवर्स फोकस रहते थे सर उस समय स्टडी का मतलब स्टडी होता है। ये सर स्टडी का मतलब स्टडी रहता था प्रॉपर। स्नेल, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। इट्स अ बिग डील। जब हम सीडीएस की बात करते हैं तो सीडीएस के साथ एक यूपीएससी का नाम आ जाता है, बिकॉज सीडीएस इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। तो कुछ बच्चे यूपीएससी को लेकर कुछ डर रखते हैं, क्या ये बात ठीक है? सीडीएस इज द टफेस्ट एग्जाम। सर अगर सोच के चलेंगे कि टफेस्ट है सर, तो शुरू होने से पहले ही हार हो जाती है। सर अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे, सर ऑफ कोर्स सर शुरू में मुझे भी डर लगा था। यूपीएससी नाम सुन के सबसे पहला थॉट आता है हार्ड होगा। शुरू में मुझे भी डर लगा था, पर जैसे मैं चलता गया, सिलेबस देखा, टॉपिक्स देखे, आगे बढ़ता गया, गाइडेंस ली, मटेरियल सर लिए, उसके बाद सर टीचिंग्स ली सर, जो भी आप लोग पढ़ाए थे सर उसके हिसाब से। तो सर देखा कि नहीं, चीज़ें देखने में एक बार शुरू में हार्ड लगती हैं, बट अगर उसकी प्रैक्टिस हो जाए सर तो वो चीज़ ईजी हो सकती है। इजी हो सकती है। यस सर। अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या था? जैसे आप क्या आपने प्लानिंग बनाई थी पढ़ने की, क्या था? सर डेली रूटीन में सर अराउंड, मैं बहुत अर्ली राइजर तो नहीं हूँ सर, अराउंड 8 AM में उठता था डेली। उसके बाद अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह करता था। मैं पढ़ने बैठता था अराउंड 10-11 पे, पर मेरा पहला स्लॉट ही रहता था 3 आवर्स का। ये ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद 3 आवर्स में स्लॉट में बैठता था, और फिर सर मैं लंच करता था। फिर शाम को सर वही आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी, और एक फोकस 3 आवर्स का सेशन में शाम को भी रखता था। एक लास्ट में सर बिफोर गोइंग टू स्लीप मैं रिवीजन करता था जो भी मेरे चीज़ें हुई हैं पूरे दिन में, और मेनली जो मुझे कल को करनी है उसको भी मैं नोट डाउन करता था, ताकि मैं ट्रैक रख सकूं कि कहाँ क्या मुझे कब करना है सर। अच्छा, कोई ऐसा रहा कि आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जिसको आपने बहुत ज़्यादा महत्व दिया हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट हो? सर मुझे मैथ्स काफ़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि शुरू से उसकी तरफ रुझान था सर। तो मैं, एक तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था सर, और ऊपर से सर मार्क्स स्कोरिंग, एक पूरा पेपर ही सर अलॉटेड होता है मैथ्स को सर, इसलिए सर उसको मैंने कुछ ज़्यादा ही फोकस पे रखा था, और चीज़ें मैंने उसमें ज़्यादा अच्छे से कर पाया था। बाकी पोर्शंस भी मैंने किए थे सर, इंग्लिश सर आप करवाए थे सर, उसके हिसाब से सर मैंने उसमें भी फोकस किया था। पर अगर स्पेसिफिकली ज़्यादा स्कोर अगर मैं सोचूं सर, तो फिर मैथ्स की तरफ किया था मैं। इंग्लिश में सर जो पॉइंट्स किए थे मैंने सर, वो गाइडेंस वगैरह लेके और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उनके वजह से भी कर पाया था सर मैं। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर इज इसेंशियल। सर मेरे हिसाब से हाँ सर, क्योंकि सर मैं भी यही बोलता हूँ हाँ सभी सर। बच्चों को, इफ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम यू विल हैव टू सॉल्व प्रीवियस पेपर। सर एक पैटर्न का अंदाज़ा हो जाता है उससे, फिर उसके हिसाब से पढ़ाई एक रूटीन में चल पाती है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, आपका सोर्स ऑफ स्टडी क्या था? आपने जैसे इंग्लिश किया या मैथ्स या फिर जीएस, तो आपका क्या सोर्स था? इंग्लिश का बताइए पहले। सर इंग्लिश में सर पहले तो मैं आपके नोट्स सर प्रेफर करता था, जितने भी नोट्स रहते थे। फिर सर आपकी शॉर्ट ट्रिक्स जितनी रहती थी, जो भी पैटर्न्स आप बताते कि किस पैटर्न में कौन से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वो सब देखता था। सेकेंडली मैं PYQs पूरे सॉल्व कर जाता था सर, क्योंकि PYQs से सर पैटर्न तो सेम ही आ जाता था कितनी बार, तो कितनी बार तो क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। रिपीट मतलब डायरेक्ट नहीं आते हैं, पर इधर उधर करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, पैटर्न सेम रहता है सर। ये 2 चीज़ रहती थी सर। उसके बाद अगर मुझे समय मिलता था, पहले सर इतने में एग्जॉस्ट हो जाता था मैं, पर इसके बाद भी अगर समय मिलता था तो अदर एग्जाम्स के भी जो क्वेश्चन पेपर्स होते थे, जैसे CGL के पेपर्स हुए, CGL, इन सब के भी पेपर्स, FCAT के पेपर्स होते हैं सर, इन सब के भी पेपर्स मैं कर देता था सर। तो इसमें प्रीवियस पेपर इसेंशियल है। यस सर, बहुत मदद किया सर। आपसे एक क्वेश्चन पूछें, जैसे करियर क्रैक हब पर हम पूरी टीम बैठी है, तो आपसे पूछा जाए कि करियर क्रैक हब को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? सर ओवरऑल सर मैं तो 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा सर, जिस हिसाब से मुझे गाइडेंस मिली है हर चीज़ में सर। मटेरियल्स और इवन PYQs भी रहते थे सर, उसमें PYQs के हिसाब से मटेरियल रहते थे, मॉक पेपर्स भी जो रहते थे सर उसी के हिसाब से रहते थे सर। मेरे लिए तो सर स्कोर पूरा ही रहेगा सर। तो 7th रैंक आपकी AIR है, तो इट्स अ बिग डील। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत ही
आपके लिए अचीवमेंट है, बहुत बिग बिग अचीवमेंट है। जैसा कि मैं पूछना चाहूँगा, जैसे बच्चे तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे ये लगता है कि जैसे कि कभी कभी ये मन में आता है कि भाई ये एग्ज़ाम मेरे से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, तो इन सारे डर को कैसे आपने ओवरकम किया? सर मेरा भी सर ये इंटरव्यू का 5th अटेम्प्ट था। हर बार मुझे लगता था कि अब अगली बार फिर जाऊँ, इस बार ऐसे इंटरव्यू देने गया था कि इस बार फिर जाऊँगा, फिर वही सेम रिपीट कहानी होगी कि रिटर्न क्लियर होता है, इंटरव्यू में जाता हूँ, बाहर हो जाता हूँ। पर सर जब चीज़ें लीस्ट एक्सपेक्टेड होती हैं शायद तभी सबका रिजल्ट आ जाता है। आप बस मेहनत करते रहते हैं हम, लेकिन सबका रिजल्ट एक दिन आता ही आता है। अगर हमारी मेहनत ट्रूथफुल रहेगी सर तो रिजल्ट आएगा ही। बस खुद पे भरोसा करना रहता है सर चीज़ों पे, और चीज़ें अपने आप वर्कआउट हो जाती हैं सर। जैसे किसी किसी बच्चे का, जैसे वो बच्चा तैयारी करता है आईएमए की, लेकिन बाय द वे उसका एग्ज़ाम निकल जाता है ओटीए की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि जैसे आईएमए में आपकी रैंक 37 है, तो किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं आईएमए थोड़ा सा टफ है और ओटीए थोड़ा सा मतलब कम है। तो आईएमए के लिए क्या प्रेफर करना चाहेंगे कि मतलब हम मैथ्स को, इंग्लिश को हम कैसे मतलब टाइम रूटीन को हम कैसे करें, ये वाली चीज़ को कैसे करेंगे? अगर किसी का ओटीए हुआ है और आईएमए नहीं सर तो मुश्किल से सर वो 10-15 मार्क्स और 20-25 मार्क्स का अंतर ही है सर। और उसके अलावा सर एक पेपर भी होता है उसका अलग से मैथ्स का सर। तो फिर उसी के लिए सर बस अगर आप ओटीए क्लियर कर सकते हो सर तो आईएमए के लिए आपको बस थोड़ी सी और मेहनत करनी हो लास्ट पेपर के लिए। तो सर मेरा तो यही है सर कि इफ़ एनीवन इज एबल टू क्लियर ओटीए, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो आईएमए भी क्लियर कर सकता है। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा आवर्स उसको देने पड़ेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा सर चीज़ों पर, तो सर उसका आईएमए भी हो जाएगा सर। तो यही चीज़ मैं पूछना चाहता था आपसे कि मतलब कई बच्चे हैं हमारे जो ऑफलाइन में हैं, जो सीडीएस में ओटीए में सेलेक्ट हैं, लेकिन वो जाना चाहते हैं आईएमए में, लेकिन कुछ कारणोंवश, जैसे आपने बोला कि 15 से 20 मार्क्स के कारण उनका नहीं हुआ होगा, तो खैर आगे चल करके कर सकते हैं। यस सर, ज़रूर सर। स्नेहल, आप जैसे कि अभी ऑनलाइन हमने प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया है, आप हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके जो ये जर्नी है इसमें करियर क्रैक हब का कितना बड़ा रोल रहा है, इसके बारे में बताना चाहेंगे? सर बहुत ही मेजर रोल रहा है सर। अपार्ट फ्रॉम सेल्फ स्टडी सर, जितनी भी गाइडेंस मेरी थी, चाहे वो क्लास नोट्स हो या डाउट सेशंस हो, उसके अलावा मॉक पेपर जितने सॉल्व होते थे वीकली बेसिस पर, या जो भी आपने गलतियां बताई थी मेरे कि कहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कहाँ नहीं सर, तो पर्सनल गाइडेंस एज वेल एज प्रोफेशनल गाइडेंस और दोनों प्रोवाइड हुई इस प्लेटफॉर्म से मुझे। इसका बहुत बड़ा रोल था सर इसी हिसाब से मेरे लिए। जैसे ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चलो जैसे कि आपका जो बैकग्राउंड था वो क्या था, आपका बैकग्राउंड इसमें? सर वो कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है सर मेरा सर, प्रॉपर इंजीनियरिंग थी सर, सिविल इंजीनियरिंग थी मेरी। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनका बैकग्राउंड है आर्ट्स स्ट्रीम, आर्ट्स से हैं या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं या फिर कॉमर्स से हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे कि भाई आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं? सर पहले तो अगर उनमें जज्बा है ज्वाइन करने का सर, तो पहले वो खुद ही उछल के आगे करेंगे। उसके बाद सर चीज़ें जिस हिसाब से उनको ट्रैक करनी है और बाद में गाइडेंस जैसे लेना है, मतलब जो आपको करना है, जैसे मैथ्स पढ़नी है, इवन आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी स्क्रैच से। आप सबने 10th तक मैथ्स की है और लेवल बस उसी के एलिवेटेड फॉर्म में आता है, तो बेसिक्स तो सबको सर बेसिक्स पता ही है। दोबारा शुरू करने के लिए बस स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट पे, ज़्यादा आवर्स देने पड़ेंगे। पर सर ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मेरे खुद कुछ मेट्स हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और आज उनका भी एग्जाम्स क्लियर हैं, वो भी आईएमए के लिए क्लियर हुए हैं सर। तो ऐसा आईएमए ओटीए के लिए क्लियर हुए हैं सर, और एफकैट भी उन्होंने क्लियर किया है सर। तो ऐसा नहीं कि नहीं होता है, आपको बस फोकस रहना होता है और चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है सर, तो होता ज़रूर है सर। स्नेहल, एक चीज़ और बताओ आप, जैसे हमारे और भी बच्चे हैं, जैसे वो सोचते हैं कि जैसे अगर हम मैं पर्टिकुलर सीडीएस का ही अगर मैथ्स का पीवाईक्यू सॉल्व करूं तो ये चीज़ है। जैसे हम लोग क्लास में ऑफलाइन क्लासेस में भी जैसे हम लोग सीजीएल पीवाईक्यू करवाते हैं, कभी कभी बैंकिंग के पीवाईक्यू भी कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें सफिशेंट है आपके सीडीएस एग्ज़ाम के लिए? सर अगर सीडीएस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली पढ़ना है सर, तो सीडीएस एग्ज़ाम के मैथ्स वगैरह का लेवल सर हल्का सा अपर एज पे रहता है सर, बीट कंपेयर टू एफकैट और अदर एग्जाम्स। तो सर अगर सीजीएल के क्वेश्चंस, क्योंकि सर सीडीएस हो सकता है खुद के क्वेश्चंस ना रिपीट करे या खुद का पैटर्न ना रिपीट करे, पर सीजीएल के क्वेश्चन के पैटर्न्स और इवन बैंकिंग के क्वेश्चन आईबीएस पी वगैरह के सर, उसमें सर क्योंकि
उसमें मैटर कर जाता है, क्योंकि सर स्पीड बहुत मैटर करती है बैंकिंग के एग्जाम्स में सर। तो अगर उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, उसके मॉक सॉल्व करोगे, तो आपकी स्पीड अपने आप सीडीएस एग्जाम के लिए बेटर हो जाएगी, जिसमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है सर। तो इसीलिए ओवरऑल पीवाईक्यूज अलग अलग एग्जाम्स के भी एसेंशियल हो जाते हैं इसको करने के लिए। जैसे मेरा पूछने का ये मतलब था कि बच्चे का माइंड मेकअप रहता है कि मेरे को नहीं यूपीएससी का ही क्वेश्चंस करना है, हमें सीडीएस के ही क्वेश्चंस करने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, मैं नहीं मानता सर, मैंने तो सबके पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे सर। वही चीज़ की मतलब जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी देखेंगे इन सारी चीज़ों को, तो भाई उनको ये लगे कि भाई ये चीज़ नहीं है कि हम अपने माइंड मेकअप को ये ना रख सकें कि हम यूपीएससी के ही क्वेश्चंस कर सकें, ये सीमित ना रख सकें। भाई सीजिल के भी एग्ज़ाम है, सीजिल के भी पीवाईक्यू हैं, बैंकिंग के भी पीवाईक्यू हैं, तो ये सारी चीज़ें आप भी सॉल्व करो। स्नेल, मेरे एक दो क्वेश्चन और हैं। जैसे मान लीजिए कोई फ्रेशर बच्चा है, अभी तक उसने तैयारी शुरू नहीं की, जैसे हमारे यहाँ ऑफलाइन में आते हैं बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द सिलेबस, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे, कैसे शुरुआत करें अगर सीडीएस की ही बात करें तो? सर सीडीएस के सिलेबस स्टार्ट करने में सर, एक तो पहले सिलेबस बहुत वास्ट होता है सर। सबसे पहले तो सर वास्ट सिलेबस को देख के वो नहीं होना है सर कि कैसे कंप्लीट करना है। पहले तो मैंने जो किया तो ये क्या था कि मैंने सबके टॉपिक्स उठाए थे और स्पेसिफिकली टॉपिक्स पढ़ता गया था। तो जैसे अगर कोई फ्रेशर बच्चा है और उसको चीज़ें करने में अभी झिझक रहा है कि कैसे स्टार्ट करें या कैसे कंप्लीट होगा पूरा सिलेबस, तो सर मैं तो उसको वही सजेस्ट करूँगा कि पहले तो स्टार्ट करो, कोई भी टॉपिक उठाओ, जस्ट स्टार्ट, डरो नहीं, स्टार्ट कर लो। तो जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे किसी का इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है सर, तो उसको स्टार्ट कर ले। धीरे धीरे उसके पीवाईक्यू सॉल्व होंगे, उसके मार्क्स जितना आएंगे, वो मॉक्स देगा तो उसको पता चलेगा कि कहाँ वो लैग कर रहा है सर। फिर वो उस सब्जेक्ट को उठा ले, चीज़ें शुरू करे, अपना लेवल पहले जान ले कि सर कहाँ पे स्टैंड करता है, किस सब्जेक्ट में वो। उसके बाद उसको अपने आप उसको टॉप नॉच करना पड़ेगा सर, उसको अपनी मेहनत करके सर। तो वो स्लोली बस वो रियलाइज़ कर लेगा, जैसे जैसे आगे उसकी जर्नी बढ़ेगी, जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट करता जाएगा, उसको पता चलता जाएगा कि क्या एक्चुअली में करना है सर। तो मेरे हिसाब से सर एक फ्रेशर को तो यही करना चाहिए सर। यही करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर सीडीएस में हम बात करें तो स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू यू? सर मेरे हिसाब से तो मैथ्स बहुत स्कोरिंग है आपको सर। मैथ्स अच्छा। हाँ सर, मैथ्स बहुत स्कोरिंग होता है सब्जेक्ट सर। आपको आंसर डेफिनेट पता रहते हैं उसमें कि यही आएगा। इंग्लिश में कभी कभी डाउटफुल भी हो जाता है, दो में से कि क्या होता है। ज़्यादा आता है, हाँ सर, ये पार्ट्स ऑफ एग्जैक्टली सर। स्पीच ज़्यादा हाँ। आता है, जैसे आइडेंटिफाई द एडवर्ब, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। Yes, तो sir. बेसिक टू एडवांस हो गया वहाँ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा आपसे। मान लीजिए जैसे आपने सीडीएस में अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, 7th रैंक, ऑल इंडिया रैंक, तो इसमें मुझे एक बात बताइए, जैसे आपका 7th रैंक आया है, तो इसमें आपको जिस दिन रिजल्ट आया था तो आपका यकीन था कि तीनों एयरफोर्स, आईएमए, ओटीए सभी में हो जाएगा? आपने जिस दिन रिजल्ट देखा? सर मेरे को एयरफोर्स में जाना था, मुझे अब आपको स्पेसिफिकली। किस में जाना है? मुझे आपका तो एयरफोर्स सभी में में हो जाना है गया, सर। हाँ, मुझे एयरफोर्स में जाना है सर, मेरी प्रेफरेंस भी वही थी शुरू से। एयरफोर्स में ही जाना है जी सर। तो सर एयरफोर्स मेरा प्रेफरेंस था सर। तो एक बार मुझे ये आइडिया लग गया था कि अगर एयरफोर्स में होगा, क्योंकि एयरफोर्स का कट ऑफ हाईएस्ट होता है सर, तो मुझे ये आइडिया लग गया था कि अगर एयरफोर्स में आ जाएगा मेरा रिजल्ट, तो सर बाकी दोनों अकेडमीज़ के लिए भी कॉल मुझे आ जाएगा सर। तो इसलिए सर मैं एयरफोर्स के लिए स्पेसिफिकली पीडीएफ में सर्च कर रहा था अपना नाम, और बाकी दोनों नाम सर ऑटोमेटिकली मुझे पता था कि रहेंगे ही सर। अच्छा, एसएसबी आपका कहाँ हुआ था? एसएसबी मेरा गांधीनगर में हुआ था सर, अगस्त में सर। अच्छा, एसएसबी गांधीनगर में हुआ था। अच्छा, जैसे अभी हमारे बहुत सारे छात्र हैं, किसी ने बैंक क्लियर किया है, जैसे एसबीआई पीओ में हमारे छात्र अभी काम कर रहे हैं, दिल्ली में ही है उनकी जॉइनिंग, आईबीपीएस क्लियर किया है। तो जैसे एक एग्ज़ाम निकलता है तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई दूसरा एग्ज़ाम भी निकालेंगे, बड़ा करते हैं। तो जैसे आपने तो सीडीएस निकाला है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो कभी मन किया कि सिविल सर्विसेज करें, ऐसा कुछ? सर सिविल सर्विसेज का प्लान है सर, मेरी इवन माई फैमिली वांट्स मी टू डू दिस, तो सर उसका भी प्लान है मेरे पास। बट मेरा जो ड्रीम था सर, वो वॉज टू बी अ पायलट, बी एन एयरफोर्स पायलट सर। तो वो मैंने अपनी तरफ से अचीव कर लिया है मेरा ड्रीम, और मैं आगे जाके पायलट का एंट्रेंस भी इसमें दूंगा सर, और चीज़ें भी करूंगा सर, आईएएफ में पायलट भी बनूंगा सर। और पर मेरी फैमिली का भी ड्रीम है कि सिविल सर्विसेज दूं, तो सर इवन आई विल अटेम्प्ट फॉर दैट टू लेटर। इसमें ना जैसे आपका सीडीएस का है पार्ट है, उसमें आपका जीएस भी होता है, उसमें आपका इंग्लिश वाला पार्ट भी आता है, उसमें आपका जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो है। जनरली क्या होता है कि जब बच्चा सीडीएस की तैयारी करने के लिए जाता है तो एक जो जीएस वाला पार्ट है उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
ये आपका साइंस वाला पार्ट आता है, तो इसको आपने इतना बड़ा पार्ट जो है जीएस वाला, इसको कैसे आपने इसको हैंडल किया था? सर सबसे बेसिक था, अगर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो सबसे बेसिक तो एनसीईआरटीज कवर करनी है। एनसीईआरटीज अगर एक बार कवर होगी तो आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि 80-85% क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, बस 2 मिनट के वो पूछे जाते हैं सर। जैसे साइंस के तो पूरे क्वेश्चन सर एनसीईआरटी से उठा के आते हैं सर। आपने पूरी एनसीईआरटी का बताया तो वही पूरे आए थे सर साइंस के क्वेश्चन इस बार। तो सर जीएस के लिए तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एनसीईआरटीज कवर कर लूँ, एंड देन सर फिर वही रिपीट जितने मटेरियल्स मुझे मिलते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी जो होती हैं चीज़ों की, कि हो सकता है इस बार इस टॉपिक से हट के क्वेश्चन आ जाएँ, या इस टॉपिक जो एनसीईआरटीज में दिया है उसका एक लेवल अप सवाल पूछ ले, या कोई रिसेंट में अगर कोई इवेंट हुआ है, क्योंकि यूपीएससी अक्सर ये करती है कि अगर कोई रिसेंट इवेंट होता है, जैसे रिसेंट कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ऐसे कुछ भी चीज़ें हुई, तो उससे रिलेटेड वो साइंस से करके क्वेश्चंस फ्रेम कर देता है सर। तो एक बार आप करंट अफेयर्स भी कवर करते हो सर, तो फिर उसमें जो भी साइंटिफिक इवेंट्स होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं, इसकी वजह से उस पर आप प्रेफर कर सकते हो और पढ़ना उसके बारे में सर। तो ऐसे मैंने कवर किया था होल ऑफ जीएस सर। जैसे हम लोगों ने आपको क्लासरूम में जो नोट्स प्रोवाइड कराए, सीट्स असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराए, तो वो आपकी जो तैयारी है उसमें कितने यूज़फुल रहे? सर यूज़फुल रहे सर काफ़ी सर, क्योंकि सर मेरे को सारी चीज़ें सर एक जगह कलेक्टेड मिल गई, मुझे भागना नहीं पड़ा अलग अलग सोर्सेस पे, तो सर वो काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे लिए सर। जैसे बात रही, जैसे आपने बोला कि जैसे मैथ्स स्कोरिंग है, तो मैथ्स इसलिए स्कोरिंग बन जाती है कि जैसे हम ये बोलते हैं कि हाँ हमें सॉल्व करने के बाद यही ऑप्शन हमारे लिए सही है। बाकी अदर किसी भी सब्जेक्ट में हम ये बोलते हैं कि हाँ ये हो सकता है, तो कभी कभी ये मन में ख्याल आता है। तो ये स्कोरिंग जो करने के लिए है, तो वो जज्बा तभी जगता है कि जैसे आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो। तो जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड है उनके लिए जो जीएस का सेक्शन है, जैसे विनीत सर ने बोला, तो उनके लिए जीएस का सेक्शन जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब पे उनकी पकड़ होती है, लेकिन पकड़ नहीं होती किस पे? मैथ्स पे। तो उनके लिए क्या सजेशन है कि मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करें? जैसे आपने अभी बोला कि जितने भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो एनसीईआरटी से कवर करो। तो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जो मैथ्स छोड़ चुके हैं, भले ही वो 10th तक की है और 10th स्टैंडर्ड तक ही पूछा जाता है, जितने भी मैथ्स है वो 10th स्टैंडर्ड से बाहर की नहीं होती, वो 10th स्टैंडर्ड की होती है, लेकिन वो बच्चा कैसे शुरुआत करे? सर मेरे जितने दोस्त हैं आर्ट्स वगैरह बैकग्राउंड के सर, और मैंने उनको साथ में पढ़ा भी है, साथ में देखा भी है, तो उन्होंने सर आर्ट्स बिल्कुल मैथ्स छूट जाती है, कोई लेना देना नहीं रहता है। इवन जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तब भी कोई लेना देना नहीं रहता है। तो सर मैंने तो उनको क्लास 6 से पढ़ते शुरू देखा है कि क्लास 6 के एनसीईआरटी शुरू कर ली उन्होंने सॉल्व करना, क्योंकि सबसे बेसिक वहीं से समझ में आता है, क्योंकि उसके पहले की तो नहीं रहती है, उसको ओवर बेसिक्स हो जाती हैं उसके बाद से सर। लेकिन 6 से लेके 10 तक मैंने उनको पूरे क्वेश्चंस, पूरे टॉपिक्स, पूरे ट्रिक्स उसमें जितनी रहती हैं, या जितने भी चैप्टर्स रहते हैं स्पेसिफिकली, अगर क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से, पॉलीगन से है, तो सर सारे वो सॉल्व करते थे। उसके अलावा एक बार सर उनकी अगर बेसिक पे पकड़ हो जाती थी अच्छी सर, तो सर वो फिर एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते थे और डिस्कस करते थे मेरे से कि कैसे क्या, मतलब जैसे एक बार अगर सर प्रैक्टिस हो जाती है चीज़ों की सर जैसे होती है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, तो हमें एक पैटर्न पता चल जाता है उसमें कि ऐसे भी सॉल्व हो सकते हैं सवाल, ताकि वो सवाल जल्दी हो जाए हमसे कि। तो और उसके अलावा सर ट्रिक्स भी जो आप लोग बताते थे सर मैथ्स के सर, उससे भी प्रैक्टिस में हो जाता। तो सर अगर एक बार कवर कर लेंगे बेसिक्स तो पूरा गेम सर सिर्फ प्रैक्टिस का है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार चीज़ें सही होंगी। इवन बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही होता है, बस मैथ्स में क्या होता है कि आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है, बाकी सब्जेक्ट में आपको रिवाइज करना पड़ता है, वो रीडिंग हो जाती है, इसमें आपको पेन उठा के लिखना पड़ता है सर हर बार। तो सर मैथ्स अगर किसी आर्ट्स बैकग्राउंड को करना है सर, तो जितना दिन में सॉल्व कर सके सर, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि सॉल्व करते रहे दिन भर सर वो। हाँ, पर डे एक स्पेसिफिक बना ले कि हमें 100 क्वेश्चन हमें करने ही करने हैं, ये स्पेसिफिक बना ले। जैसे और भी एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे एक चीज़ होती है कि जैसे बच्चा ये मेकअप बना लेता है कि हमारे पास सीडीएस के एग्ज़ाम में और सीजीएल के एग्ज़ाम में ये होता है कि सीडीएस के एग्ज़ाम में एडवांस मैथ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो हाँ, बेसिकली एडवांस मैथ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बच्चा ये कहाँ से कवर करे, क्योंकि जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड होते हैं ना, उसकी बेसिक मैथ तो चलो अच्छी हो जाती है, जो अर्थमेटिक है, जो उधर के पोर्शन है, और जो एडवांस के पोर्शन है वो उसमें थोड़ा सा उसको दिक्कत आती है, क्योंकि मेंसुरेशन, ज्योमेट्री जितने भी है वो थ्योरम्स है, फॉर्मूले हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो कैसे रटे? सर अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं सर उनको, तो सर कि वो पहले तो सोर्सेज कंसीडर कर लें कई सर, जो भी उनको सोर्सेज मिल रहे हैं रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स, कि ये अगर जैसे स्पेसिफिकली मेंसुरेशन सर आती है, हाई लेवल की आती है सर, इवन पॉलीगन भी हाई लेवल के आते हैं सर, ये सब भी।
तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के लिए सर मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो सोर्सेज प्रेफर कर लें, CDS के रिलेटेड बुक्स प्रेफर कर लें, और इवन जो मटेरियल्स भी कोचिंग से प्रोवाइडेड होते हैं सर उसको भी वो देख सकते हैं सर। क्योंकि सर उसमें क्या होता है कि 10th से पहले जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स तो वही बेसिक रहते हैं, बस क्वेश्चंस हाई लेवल के बन जाते हैं। तो सर उस जो मटेरियल वो उनको मिलता है सर, उसमें सर वो जो बेसिक्स रहते हैं, और अगर उसको वो कवर, जैसे स्टेप्स बाय स्टेप सारी चीज़ें रहते हैं, सर स्टेप्स बाय स्टेप्स अगर कवर करते जाएंगे सर, क्वेश्चंस कितना भी हार्ड हो, अगर एक बार आपको बेसिक से स्टेप्स पता है करने के तो आप अचीव कर लोगे सर। क्योंकि क्वेश्चंस तो अब ऐसे भी आ जाते हैं जो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को मिला के आते हैं। तो सर एक बार मेंसुरेशन आपका कवर्ड है, ज्योमेट्री आपका कवर्ड है सर, तो आपको अगर दोनों के बेसिक्स कवर्ड है तो सर कुल मिला के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सर। ये सर मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगा कि बेसिक से स्टार्ट करो और चीज़ें हो जाती हैं सर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सर। तो जैसे आपने क्लियर करा है, तो जो हम लोग ऑफलाइन में प्रोवाइड कराते हैं जितने भी स्टडी मटेरियल हो, भले वो मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस हो, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो, क्या वो सफिशिएंट है? सर सफिशिएंट इनफ है सर, और उसके अलावा भी सर अगर उससे एक्स्ट्रा भी कुछ आता है सर तो वो कोई कुछ भी कंसेप्ट अलग से नहीं आता है सर, जो भी कंसेप्ट रहता है सर वो उसी में रहता है। स्नेहल, मैं आपको एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे हमने अपना ऑनलाइन वाला पार्ट स्टार्ट किया है करियर क्रैक हब, तो उसमें और भी एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनको और कैसे मोटिवेट करना चाहो कि अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए? जैसे अभी आपका अलग अलग टाइप की वैकेंसी आपकी आ रही है, अलग अलग टाइप के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बच्चे उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे चाहो, उनको कैसे मोटिवेट करना चाहो कि भाई मैंने ये अलग किया है और इसलिए मैंने ये चीज़ अचीव की है? सर पहले तो सर जितनी भी मेन कम्पिटिटिव एग्जाम्स मैं हाल ही में देख रहा हूँ सर, सबके सिलेबस इर्द गिर्द सिमिलर ही होते हैं। ये है। तो सर अगर कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए एम कर रहा है तो सर अगर वो उस एग्ज़ाम के लिए एक सिलेबस प्रॉपर कवर कर जाएगा सर, तो उसको ये भी पता चलेगा कि मल्टीपल एग्जाम्स में उसके लिए फ़ायदे करेंगे सर। किसी का एम CGL है सर, CGL में सर Tier 1 Tier 2 प्रॉपर सर लेवल बढ़ता है Tier 1 Tier 2 के बाद। उसमें रीजनिंग का आपका अंतर है। यस सर, रीजनिंग बढ़ जाती है सर उसमें। तो सर प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ रूटीन कि कब एग्ज़ाम है, कितने दिन बचे हैं, उसके हिसाब से कितने टॉपिक्स आपके बचे हैं, किस टॉपिक्स पे आपका होल्ड है, किस टॉपिक्स पे आपका होल्ड नहीं है, उसके हिसाब से प्रॉपर रूटीन करना और मॉक्स देना। तो ये पता करना कि किस पोर्शन में गलत हो रहा है। रीजनिंग में गलत हो रहा है सर, लेकिन रीजनिंग में भी 10-12 टॉपिक्स होते हैं। मैथ्स गलत हो रहा है, मैथ्स में भी 10-12 टॉपिक्स होते हैं। इंग्लिश में भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं सर, उसमें भी किस पॉइंट पर आपका कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार गलत हो रहे हैं, उनको वापस रेक्टिफाई करना और वापस रीड जाके करना, वापस रिवाइज करना, ताकि जहाँ गलती हो रही है उसको कवर करना। और साथ ही साथ जो आपका चीज़ परफेक्ट भी है सर, उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी बीच बीच में देखते रहना है, ताकि सर ऐसा ना हो जाए कि सर कि आप बाकी चीज़ें सॉल्व कर रहे थे और आपके जो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए। इसलिए सर सारी चीज़ों को एक टेबल पे रख के पहले तो एनालाइज करनी है और उसके बाद चीज़ों को देखना है कि किस पे ज़्यादा टाइम दूँ, किस पे कम टाइम दूँ, पर टाइम सबको देना है सर। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे NDA की या CDS के एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मानना कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी तैयारी को शुरू तो करते हैं लेकिन बाद में थोड़ा सा उनका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। तो मेंटली स्ट्रांग आप कैसे रह सकते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करते समय? सर मेरे मेंटल स्ट्रेंथ तो सर पेरेंट्स ही देख के आता था सर। मैं तो पेरेंट्स को देखता था सर, उनकी मोटिवेशन रहती थी। आपको अगर सेल्फ मोटिवेशन भी नहीं मिल रही है सर, तो आप सर खुद को देख लो सर आईने में सर। मैं तो सेल्फ मोटिवेशन सर ज़रूरी होती है। अगर आप खुद को देख के भी ये फील नहीं कर पाते हो कि नो दिस पर्सन डिजर्व समथिंग, अगर आपको खुद को देख के लगता है सर, तो आप अपने आप सर ईगर रहोगे कि नहीं आपको करना ही है कुछ ना कुछ सर। और जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो, बार बार फेलियर्स आते हैं, मेरे साथ भी सर फेलियर्स आए हैं। CGL भी मेरा नहीं क्लियर हुआ था Tier 2, मेरे इतने मार्क्स नहीं आते कि मुझे अच्छी पोस्ट मिल पाए सर। अच्छा स्नेल, एक बात पूछनी है। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ CCH पर और ऑनलाइन, तो मैं बच्चों से हर वीडियो में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में यही बोलता हूँ कि 85% इंग्लिश इज रिपीटेड। मैं ये बोलता हूँ, क्या ये बात सही है? एक बार हमारे बच्चों को बताइए। यस सर, ये मैं भी मानता हूँ सर, 85% इंग्लिश रिपीटेड होती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक सेट से वो बाहर जा ही नहीं सकते सर। और सर वो नए नए तरीके अगर क्वेश्चंस बनाएंगे भी सर, तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं जो अलग से हट के आते हैं, नहीं तो पूरा पैटर्न सर रिपीटेड रहता है। यस सर, पूरा पैटर्न रिपीटेड रहता है। और जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ तक कि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कभी कभी रिपीट होते जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वेरी क्या ही कर सकते हैं सर, एक टॉपिक से कभी कभी सर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे, एक टॉपिक्स को ओमिट ही कर दिया जाएगा, यही डिफरेंस हो सकता है सर। लेकिन एक सेट होता है कि इसी से आएंगे क्वेश्चन। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये सर कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है। आप दिन में 4 घंटे 5 घंटे पढ़ो, पर कंसिस्टेंट पढ़ो सर।
आप ब्रेक लो बीच बीच में, वीकेंड्स में ब्रेक ले लो। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे हैं 1-2 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर आना ही छोड़ देते हैं, या कभी-कभी आते हैं जैसे वीक में 3 दिन 4 दिन, वो कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारा होगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसे। सर कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है सर इन सब चीज़ों में। और क्योंकि जैसे हमने अभी रिजल्ट देखा है उन बच्चों का ही हुआ है जिसने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है और जिन्होंने प्रीवियस पेपर को अपना दोस्त बनाया है। तो ये बात सही है। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है सर। जो भी अब ऑल्टरनेट डेज या 2 मंथ की जोश के बाद ठंडे पड़ जाते हैं सर, उनको तो मैं यही बोलूँगा कि सर मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग साइकिल होती है पूरी। तो सर अब शुरू से लेके अंत तक भागेंगे तभी सर रेस पूरी होगी। शुरू में करके थक के बैठ जाएंगे बीच में तो रेस पूरी नहीं होगी सर। इसीलिए मैं तो यही बोलता हूँ, स्लो भी रहो पर कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी। यस सर। जैसे कभी कभी बच्चा फेल होता है तो ऐसे बोलता है कि मेरा लक नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ है कि मतलब जैसे बोलता है कि बच्चा कि 70% आपकी मेहनत है, 30% आपका लक है, तो हमारा 30% के कारण नहीं हुआ, बाय द वे लक है, तो ऐसा कुछ होता है? सर फेलियर्स मेरे हुए थे तो मैं भी ब्लेम करता था लक को, पर एक बार जब हुआ है सर तो मैं जब वापस मुड़ के देखता हूँ सर, तो नहीं, वो लक फैक्टर आने ही क्यों दिया मैंने। मैं चाहता तो कट ऑफ से 5-10 नंबर ऊपर ला सकता था, मैं ऐसा क्यों किया कि कट ऑफ के रेंज में ही रह रहा हूँ सर। तो लक फैक्टर को तो एलिमिनेट किया जा सकता है हार्डवर्क से। नहीं, कैसे जैसे आपका जैसे इंटरव्यू हुआ, पहले रिटन हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो कभी कभी बच्चा मेडिकल में रह जाता है, तो वहाँ पे वो बोलता है कि मेरा ये लक ख़राब था। सर जहाँ तक आपके हाथ में है चीज़ें, क्योंकि मेरे जो ये प्रोसेस है पूरा, उसमें रिटन और इंटरव्यू, यहाँ तक आपके हाथ में चीज़ें होती हैं। और सर मेडिकल तो सर फिर जैसे आप पले बड़े हो, जैसे बने हो सर, वो तो उसके ऊपर बन जाता है। वो तो एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड सर। उस केस में सर, तो उस केस में तो सर नो चांस रहता है, वो तो प्रॉपर लक पे आ जाता है। बाकी जहाँ तक आपका काम रहता है वो आप सही से करोगे तो गॉड भी साथ देते हैं सर मैक्सिमम टाइम आपका। ये तो है कि रिटन एसएसबी में भाई अब उसमें आप लक का कोई मुँह नहीं दे सकते। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, जैसे अभी सर ने बोला लक, तो अगर कोई 20-25 साल का लड़का बोलता है कि लक खराब है, तो मुझे तो ये बात बहुत गलत लगती है। लक तो कुछ होता ही नहीं। 3 चीजें बताई थी मुझे, लक, लेबर, चांस। तो लक मैं मानता नहीं, 2 चीजें बची, या तो चांस का इंतजार कर लीजिए या फिर लेबर। अब चांस भी मिलेगा नहीं तो फिर बचा क्या, मेहनत ही करनी पड़ेगी। दूसरा ये है ना सर, हार्ड वर्क का कोई पर्यायवाची नहीं है। सर वो कहावत भी है ना सर कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। यस। तो जिसने स्टेप लिया कि मैं करूँगा, लक अपने आप फेवर करेगा सर। और फॉर्च्यून आता है सर, कहीं ना कहीं आ जाएगा अगर आपकी हार्डवर्क कंसिस्टेंट रहेगी और आप लगातार करते रहोगे चीज़ें सर, तो आपको खुद फील होगा कि नहीं, आप लकी हो कि यहाँ तक पहुँच पाए और आपके अंदर इतनी कंसिस्टेंसी थी कि आपने ये चीज़ अचीव कर ली है सर। दूसरा ये भी है ना कि आप अगर किसी चीज़ को लक के सहारे छोड़ दोगे फिर कैसे होगी। हाँ सर, वो फिर सर तो वो तो फिर आपने पूरा ही छोड़ दिया भगवान के हाथ में सर। कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे ही नहीं, मैंने तो बोला कि हार्ड वर्क का कोई पर्यायवाची नहीं है, हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। लक बात की बात है, पहले आपको अपने एंड से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अब लक के सहारे कब तक रहोगे। हाँ सर, हार्डवर्क तो ज़रूरी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं सर। जैसे जितेंद्र सर ने बोला कि जैसे बच्चे तुरंत तैयारी के लिए आते हैं, जैसे ही फॉर्म आता है तो बच्चा तैयारी में लग जाता है, हार्डली 1 महीने 2 महीने ही वो कॉन्टिन्यूस रह सकता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन कहाँ चला गया कोई ठीक नहीं है। तो हम इसके बारे में आप क्या बोलना चाहें कि जो रेगुलर मतलब मोटिवेट रहे। सर ये कहानी सर सभी ने सुनी ही है सर, खरगोश और कछुए की कहानी, ये वही कहानी है सर कि आपने 2 महीने जम के भागा और फिर जाके सो गए सर आधे में। और कछुआ जो धीरे धीरे हर दिन करता रहा, लेकिन मेहनत करता रहा, चलता, हर दिन एक स्टेप आगे लेता रहा सर। तो सर आपको मंजिल देखनी ही नहीं है, पहले तो आपको बस ये देखना है कि अगला कदम मैं रख दूँ आगे, तो अपने आप मंजिल पहुंच जाएंगे सर। मेरे आपने जब एक क्वेश्चन ही पूछा तो मुझे तो डिट्टो लगा कि ये तो खरगोश और कछुए की कहानी है सर। जितेंद्र सर पे आ गया कि भाई बच्चे 2 महीने एकदम लगता है कि मतलब डेडिकेशन उसके अंदर इतना है कि वो कर लेगा, लेकिन 2 महीने बाद उसका डेडिकेशन कहाँ चला गया, डेडिकेशन डिवोशन सब मिट गया। और मोस्टली आज के टाइम पे ऐसा ही होता है कि बच्चा फॉर्म आएगा, उसको लगेगा कि भाई मुझे अब एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन 2 महीने बाद उसके बाद। तो ऐसा नहीं कि मैंने भी नहीं फेस किया है, मैं खुद भी करता था कभी कभी कि नहीं, मैंने 1 महीना अच्छे से पढ़ लिया कि अब मैं खुद को इनाम दूंगा और मैं ब्रेक लूंगा, फिर वो ब्रेक ही 1 महीने ज़्यादा चला जाता था। अच्छा, जिस टाइम पे फॉर्म आई कि उस टाइम पे मुझे करना है, उसके बाद में 1-2 महीने तैयारी की, उसके बाद में। लेकिन इस बार अटेम्प्ट में कैसे किया था आपने? सर इस बार अटेम्प्ट में चेंज ये था कि फॉर्म आने से पहले ही पता था फॉर्म आएगा, तो पहले से शुरू कर दी थी मेहनत। फॉर्म का भी वेट नहीं किया था, पहले से शुरू कर दी थी। बेसिक्स पे होल्ड था पहले से,
और अपनी वीकनेसेस पे काम करता गया, आगे फॉर्म आने के बाद कंटिन्यू रखी, एंड तक चीज़ें कंटिन्यू रखी, इसलिए सर चीज़ें फ्रूटफुल रही सर लास्ट में। तो कहीं ना कहीं अपनी सबसे पहले अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है तो वीकनेस पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको फिर देखो कि मैंने कहाँ कहाँ पे चीज़ें अपनी मिस्टेक की है, गलतियाँ की हैं। स्नेल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट, बहुत बिग अचीवमेंट है। तो एक हमारे सर हैं कपिल सर, ज्योग्राफी के, तो उनसे एक दो क्वेश्चन आप पूछेंगे आप, तो आइए कपिल सर। स्नेहल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई आपके इस जो सफलता पे। जो हमारी सीसीज फैमिली है, इसकी ओर से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ बातें रहती हैं कंपटीशन के फील्ड में, जैसे यूपीएससी नाम किसी के माइंड में आता है, किसी भी जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, तो यूपीएससी को अपनी सोच में रखना भी बड़ी सोच में से एक सोच होती है, और जिसमें भी एक डिफेंस का मामला हो गया। तो डिफेंस में जाने का जो एक जज्बा था आपका, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे? उसके बाद में जो मेरे मेन क्वेश्चन है वो मैं फिर आपसे पूछता सर डिफेंस में जाने का जज्बा सर ग्रेजुएशन में ही आया था मेरे अंदर। मैंने ये ऑब्जर्व, उसके पहले तक मुझे नहीं पता था इस बारे में, इसलिए मेरे एनडीए के अटेम्प्ट्स भी नहीं है कोई। तो सर उसके बाद सर मुझे ये पता लगा, कुछ मेरे दोस्त थे जिनका एम था ये, और उन्होंने पहले अटेम्प्ट से क्या आए हुए थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स के फैमिली में लोग थे, तो उनके थ्रू मुझे पता लगा था इस बारे में, और फिर मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च वगैरह की थी, तो मुझे पता चला कि ये लोग हैं कि जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, और इनकी एंट्रीज़ क्या हैं, इनके पर्क्स क्या हैं, और ये किस तरीके से कंट्री को ऊपर रखते हैं सबसे, और उनके लिए पहली प्रायोरिटी वही रहती है। सर ये चीज़ मैंने पाया कि मेरे अंदर भी है, और ये जॉब भी सूट करेगी मुझे, जो मैं चाहता हूँ, जैसा हूँ मैं, जैसा बनना चाहता हूँ सर। तो मैंने उस पॉइंट पे डिसाइड किया कि हाँ, मुझे एक डिफेंस में जाना है और मुझे एयरफोर्स चुनना है अपने लिए सर। तो स्नेहल जी, जैसे सीडीएस की जो तैयारी की आपने, कोई आपके सामने ऐसी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन या सिचुएशन जो आपने फेस की हो इस तैयारी के समय? सर एक सिचुएशन तो एग्जामिनेशन के पॉइंट पे ही आई थी सर, जब इंग्लिश का पेपर आया था और उसमें कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशंस जैसे क्वेश्चंस थे सर, कुछ जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। पहली बार ऐसा कुछ हुआ था, पर फिर सर मैंने वो क्वेश्चंस उस पॉइंट पे छोड़ के लास्ट में वापस आया था सर। फिर मैंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि ये बेसिक से हो सकते हैं, कि मतलब कुछ वर्ड्स जो हैं जो डेराइव होते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस से इंग्लिश में, तो उसके बेसिस पे मैंने उसको देखा और उसके हिसाब से जज किया आंसर्स। तो सर वो क्वेश्चंस भी मैं कर पाया था उसकी वजह से सर। तो एक रीसेंट वाला तो मुझे सर यही ध्यान आ रहा है, बाकी सर उसके अलावा कई टॉपिक्स जिसमें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे सर, पर मुझे पता है कि करने पड़ेंगे, तो सर उन पे मैंने काम किया था सर। तो यही कुछ सिचुएशन थी सर जिसमें मेरे को रिटर्न में डिफ़िकल्टी हुई थी सर। जैसे अगर मैं इसी में एक बात और जोड़ूं कि जैसे एक तैयारी करते हैं एस्पिरेंट्स, तो उनके सामने बाजी बार ऐसी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ऐसा मन करता है कि यार पता नहीं अब क्या होगा या नहीं होगा, क्या करें क्या ना करें। तो ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड थॉट आया हो आपके माइंड में कि जो अचानक से आ गया और उसके लिए आप तैयार नहीं थे, तो उससे आप कैसे ओवरकम हुए इसी मामले में? सर ऐसा कोई थॉट आया ही नहीं। ओके, ठीक है, नहीं थैंक यू। बाकी एक क्वेश्चन और था, जैसे एक होता है अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जाम, ठीक? तो ऐसी क्या रही थी आपकी कि जो आपको और स्टूडेंट्स से मतलब एज में आगे ले गई? सो प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताइए आप। सर पहले तो कई ट्रिक्स होते हैं चीज़ों की करने के लिए, जैसे स्पेसिफिकली मैथ्स में होता है, उसमें कई ट्रिक्स होते हैं। इवन ज्योग्राफी में भी सर जैसा वो हुआ था सर, तो आपने बताया था सर कि किसी रीजन के बेसिस पे कौन सी चीज़ें कहाँ होंगी, कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, उसके पीछे लॉजिक्स भी होते हैं कि यहाँ पे ये होता है तो इसलिए ये होता है। उसी तरह सर जैसे कोई और रीजन आ जाता था तो उसके हिसाब से हम जज कर पाते थे, मतलब बेसिक्स हमारे अगर कवर्ड रहेंगे सर, तो मेरे हिसाब से तो जो चीज़ आपको एज देगी वो है बेसिक्स, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स कवर्ड रहेंगे हर चीज़ के, तो आप फिर जो चीज़ें एक्सपर्ट लेवल पे भी आती हैं उनको भी आप जज कर सकते हो अगर बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही लेके चलोगे। बाकी मैथ्स में सर कई ट्रिक्स होती हैं सर मेरे हिसाब से, पर वो ट्रिक्स तभी काम आएंगी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत रहेगी। आप फास्ट कैलकुलेशन तब कर पाओगे, आप फास्ट आंसर तब लिख पाओगे, आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर वो शेड्यूल नहीं फॉलो करना पड़ेगा कि लिखे फिर क्रॉस और पूरा। तो ये सब प्रैक्टिस से ही सर हो पाएगा। जितनी आपने प्रैक्टिस करी है उसके हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ेगी, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस के अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे अपने आप, और आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे सर। आपकी जो स्ट्रेटेजी रही है, क्या आपको लगता है कि उसमें सिलेबस को जानना, पहले सिलेबस को जानना, फिर PYQ का एनालिसिस करना,
फिर उसके हिसाब से देखना कि क्वेश्चन का रिदम क्या बन रहा है क्या नहीं, उसके हिसाब से फिर अपने आप को वेल प्रिपेयर करना। तो आपको लगता है कि सिलेबस को जानने के साथ साथ पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत बेनिफिशियल रहता है, और खासकर यूपीएससी के एग्जाम में? बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी हो जाता है सर, क्योंकि पूरा पैटर्न ही मेंटेन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसा सर ने भी डिस्कस किया था, 80% के आसपास पैटर्न वैसा ही रहता है। आपको एक आइडिया लगता है, सबसे बड़ी बात कि आपका स्टेटस अभी क्या है उस क्वेश्चन पेपर को लेके, उस एग्ज़ाम को लेके आप अभी किस लेवल पे हो सर। तो आपको ये खुद आइडिया लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है, कहाँ तक आप पहुँचे हो और आपको कहाँ कहाँ और मेहनत करनी है सर। तो पीवाईक्यूज़ तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर लेते हैं सर, इसीलिए उसमें। तो यूपीएससी के इस एग्जाम में जो आपने सफलता पाई है, जो हमारे स्टूडेंट्स अभी आपको देख रहे हैं, उनके बारे में या उनको कुछ और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मेरा तो वही है सर, कछुआ बनो, करो कुछ और बढ़ते रहो, बस हर बार स्टेप आगे लेते रहो, पीछे नहीं हटना सर। मेरे हिसाब से तो यही करना है सर। स्नेहल जी, मेरा भी मानना यही है कि अगर आपको लंबी रेस जीतनी है तो उसके लिए जरूरी है कि रोजाना की रेस जीती जाए। यस सर। क्या ये बात फिट बैठती है? सर फिट बैठती है। अगर आप एक सेट बनाते हो कि मुझे कल ये टास्क कंप्लीट करने हैं और आप कंप्लीट करते हो, तो आप अपने आप में उस दिन को जीत रहे हो और अगले दिन आप अगले स्टेप पे जा रहे हो। जैसे मैंने बताया सर कि आपको कुछ भी रहो पर एक स्टेप आगे हमेशा लेते रहो सर। तो अगर हर दिन का काम खत्म करते जा रहे हो तो आपका स्केड्यूल के हिसाब से शायद एग्ज़ाम्स के 1 महीने पहले तक, 1 महीने 2 महीने पहले भी पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको इससे रिवाइज करना पड़ेगा। तो सर जो टास्क आप निर्धारित कर रहे हो अपने लिए अगले दिन के लिए, उसको ख़त्म करना ज़रूरी हो जाता है सर फिर। चलो, बहुत बढ़िया। स्नेहल जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस सिलेक्शन के लिए। अब हमारे फाउंडर आपसे कुछ बात करेंगे। थैंक यू सबसे पहले तो स्नेहल कि आपने हमें अपना ये कीमती वक्त दिया, और आपके जो वर्ड्स हैं ये हमारे करियर क्रैक हब के स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी रही है करियर क्रैक हब के साथ, होपफुली बहुत अच्छी रही है, जैसा कि आपने अभी सभी के साथ शेयर भी किया। तो कहीं भी कोई चैलेंजेस आपको करियर क्रैक हब के साथ नहीं आए, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको जो आपको देख रहे हैं उनको आपने बहुत अच्छा मोटिवेट भी किया है, जो आपके मोटिवेशन से आगे बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक भी करेंगे। ठीक है, तो स्नेहल आप हमारे जैसे करियर क्रैक हब के स्टूडेंट्स को क्या कुछ 2 लाइन या फिर कुछ ऐसी इंस्पायरिंग लाइन बोलना चाहोगे जिससे वो और मोटिवेट हों, और कहीं भी अगर आपको सीसीएच में कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ रहा हो उसका कोई फीडबैक आपके द्वारा दिया जाए? सर करियर क्रैक हब ने सर हर पॉइंट पे, हर एक फ्रंट पे मेरी मदद की है सर। तो सर जो भी काम करियर क्रैक हब ने किया है सर, करियर क्रैक हब ने हर फ्रंट पे मेरी मदद की इस पूरे एग्ज़ाम के दौरान। तो सर किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे करियर क्रैक हब का पॉसिबल था मेरे लिए कंट्रीब्यूशन, सर उसने हर पॉइंट पे किया है सर। उसके अलावा सर आई वुड ओनली लाइक कि सर ये काम कंटिन्यू रहे सर, और भी स्टूडेंट्स इसके बेनिफिट लें। और सर स्टूडेंट्स को तो मैं यही बोलूँगा सर कि लगे रहो, अपने आप सब चीज़ें होंगी, बस डू नॉट फॉल बैक एक बार भी, हमेशा आगे बढ़ते रहो तो होगा, हर चीज़ सॉल्व होगी। थैंक यू स्नेहल, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। अगर ये आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो ताकि ऐसे ही हम सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेकर के आ सके। अगर आपको हमारे सीसीएच फैमिली से जुड़ना है यानी करियर क्रैक हब से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप अपना नेम, जितना भी मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरा ये सारी चीजें आप डालो, हम आपके पास पहुंच जाएंगे। ये सारी चीजें हम आपसे फॉलोअप ले लेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये सक्सेस स्टोरी पूरे देश में ये जा सके। ठीक है, और आप भी अपना जितना भी सक्सेस स्टोरी आप अपना शेयर करना चाहते हो तो हमारी सीसीएच फैमिली से जुड़ो। एक और बात चीजें आप ध्यान रखो कि हमारे YouTube चैनल पे, करियर क्रैक हब के YouTube चैनल पे आपको हर एक कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। जितने भी कोर्स है, अभी आपके एसएससी जीडी 2025 के कोर्स आपके चल रहे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे, आपके 4 फरवरी से उसका एग्जाम चालू होने वाला है। इसके बाद आपके एसएससी सीजीएल के कोर्स आएंगे, जितने भी कोर्स आएंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और जितने भी हमारे मुखर्जी नगर के टीचर है, बेस्ट क्वालिटी के टीचर है, वो आपको पढ़ा करके जाएंगे। और ऐसे ही सक्सेस स्टोरी हम लोग लेकर के आएंगे। जुड़े रहिए, कभी ना भूले हमारे चैनल को, करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल। आप इसको सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। थैंक यू।